नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं दिया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। लेखिका योगिता वाडे की कलम से निकली ये भावनाओं से भरी दास्तान सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में। तो जुड़िए इस सफर से, सुनिए दिया सिर्फ बुक ऑडियो पर, जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 2, अतीत की परछाई। कुछ कहानियों का खत्म हो जाना ही ढलती हुई शामों की बेहतरी है, क्योंकि जो शामों में कहानियां खत्म होती हैं वो अगली सुबह एक नई जिंदगी लिए शुरू होती है, ना खत्म होने के लिए। दिया अभी अभी गाजियाबाद शिफ्ट हुई है। दिया पेशे से एक वकील है। आज ही उसने एक सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर लिया है। दिया अभी सोसाइटी में नई है, वो वहाँ किसी को नहीं पहचानती है। आज ही उसने अपना सारा सामान शिफ्ट किया है। शाम 5 बजे वो अपनी बालकनी में चाय पी रही थी। सोसाइटी के प्लेग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कई लोगों का आना जाना चल रहा था। सब नया सा था, एकांत सा। एक एकांत उसे अपने आप से मिलवा रहा था। दुनिया की भीड़ से हटकर ये वो जगह लग रही थी जहाँ सुकून था। जब दुनिया की भीड़ शोर परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब सुकून की तलाश एकांत में ही करते हैं। तभी दिया का ध्यान कुछ आवाज आते ही सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट पर गया। वहां एक दंपति की लड़ाई चल रही थी। उसने वहां से ध्यान हटाने की कोशिश की, पर हटा नहीं पाई। वो ये देखते देखते ही सोच रही थी, हमारे जीवन में कुछ जगह हमारी होती हैं जहां हम हमेशा आराम में रहते हैं। वो हमारा आशियाना होता है। वो जगह हमें ना चाहते हुए भी सब कुछ हो जाती है। वो चुप होती है पर सब कुछ कहती है। वही इंसान सुख खोजता है, अपने सुख दुख में उसी जगह को चुनता है, अपने आप को जीता है। पर ये जगह मेरे जीवन में नहीं थी। दिया अपने चाय के कप को उठाते हुए अपने अतीत में जा पहुंची थी। वो अतीत के पल जिसने उसकी शक्ति को खत्म कर दिया था। उसकी जिंदगी के वो कुछ साल ऐसी सजा थी जो हर दिन उसे रह रहकर फांस की तरह चुभते थे। उसका उसकी सोच पर से हक हटा दिया गया था जो उसकी अपनी थी। अब वो अपने भविष्य को देखना चाहती थी, बिल्कुल उस आसमान की तरह जो बारिश के बाद लगते हैं, बिल्कुल साफ और निश्चल। दिया, दिया कहाँ हो तुम? दिया के पति ने आवाज लगाई। अंदर से आती हुई दिया ने कहा, क्या हुआ रोहित? मेरे मोजे कहाँ हैं? तुम मेरा कोई भी सामान ठीक ढंग से नहीं रखती। दिया ने कहा, तुम्हारे सामने ही तो टेबल पर रखे हैं, लगता है तुमने देखा नहीं। मुंह बनाते हुए रोहित ने कहा, ठीक है। फिर दिया को बुरा भला कहते हुए अपना ऑफिस बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। ये जनाब हैं दिया के पति, जिनका नाम है रोहित। रोहित बड़ा ही गुस्से वाला और छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देने वाला व्यक्ति था। गुस्सा करना और दिया को बुरा भला कहना उसकी रोज की आदत थी। दिया एक बड़े ही अच्छे परिवार से थी। रोहित और दिया की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दिया की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और उसके पापा ने दहेज में उसके पति को पूरा घर बना कर दिया था, और साथ में एक कार के साथ ना जाने कितने ही उपहार, जिन्हें दहेज भी कह सकते हैं, उनके पति ने बड़ी ही खुशी से स्वीकार किए थे। वैसे तो दहेज देना और लेना दोनों ही घोर आपराधिक कार्य है, पर इसे लेना कई लोग अपनी शान समझते हैं। इसे बदलने के लिए हम बहुत कुछ करते आए हैं, पर जब तक हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक समाज को भी नहीं बदल सकते। कहीं ना कहीं शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। हमारी शुरुआत ही पहला कदम होगा, तभी घर व फिर समाज में बदलाव आएगा। इस संक्रमित रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उसके लिए हमारी शुरुआत ही पहला कदम है। दिया की शादी उसके पिताजी की मर्जी से हुई थी, क्योंकि
उसके पिता बड़े ही कट्टर व्यक्ति थे। दिया एलएलबी की पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और वो चाहती थी कि आगे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखे ताकि वो एक वकील बन सके, पर उसके पिताजी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका विवाह कर दिया। ये हमारे घरों की परंपरा है कि कभी भी बेटियों की इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा जाता, बस उन पर अपना हर फैसला लादा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी औरतों के ऊपर इस तरह के जुल्म बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें बोलने का हक तो क्या, सोचने का हक भी छीन लिया जाता है। घर की औरतें अपनी बेटियों की आज़ादी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं, क्योंकि उन्हें ये विरासत में दिया जाता है कि तुम्हें सब सहना है, अपनी आज़ादी को लेने की कोशिश भी ना करना। क्या कहीं ना कहीं गलती औरतों की तो नहीं है? शादी के बाद दिया और रोहित के बीच सब कुछ समय तक ठीक चल रहा था, पर कुछ महीनों के बाद रोहित ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने आए दिन दिया को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज शराब पीकर घर आने लगा। उसकी इस तरह की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन दिया ने रोहित से पूछा कि मैं लॉ की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तुमको भी कुछ मदद हो जाएगी। दिया के इतना मात्र कहने पर रोहित ने अपना आपा खो दिया। पहले तो उसने दिया को बुरा भला कहा, फिर एक तमाचा जड़ दिया। एक थप्पड़ के बाद दिया कई दिनों तक चुपचाप रही। शायद वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। इस डर की शुरुआत हमारे घरों से ही होती है, जहाँ बस यही सिखाया जाता है कि औरतें पैर की जूती होती हैं। उन्हें घर के अलावा अपने पैरों पर खड़े होने का सोचना भी पाप है। एक लड़की को अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना तो कभी नहीं सिखाया जाता। हाँ, ये जरूर सिखाया जाता है कि छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, तुम्हें बस अपना घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है, बस। मैं अपमानित हो रही, यहाँ चलते हुए सब दिख रहा, पर क्या चलता हुआ सा था। ये भरे हुए आंसू वेदना करते हुए चुप ही रहे, बस चुप रहे। रोहित अब रोजाना ऑफिस से घर देर से आता, वो भी नशे में धुत होकर, पर किसी न किसी बात पर दिया से झगड़ता और हाथ उठाता। एक रात तकरीबन 1 बजे की बात है। रोहित अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी से घर वापस आ रहा था। उसने बहुत पी रखी थी। वो घर पहुंचा, फिर घर के बाहर से दिया को आवाज लगाता है, दिया, दिया, दिया बाहर आओ। दिया ने जैसे ही आवाज सुनी वो दौड़ती हुई बालकनी की तरफ आई। रोहित, क्या हुआ? बाहर आओ तुम। दिया नीचे उतरती है, फिर वो रोहित को जैसे तैसे ऊपर ले आती है। इसी बीच रोहित जमकर हंगामा करता रहा। रोहित, तुम आज भी बहुत पीकर आए हो, दिया कहती है। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? रोहित कहता है। रोहित, मैं तुम्हारी बीबी हूं, दिया कहती है। बीबी हो तो अपनी हद में रहो, समझी? रोहित कहता है। हदें तो तुम पार कर रहे हो, दिया कहती है। तुम्हें मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और हाँ, जाकर अपने पिताजी से कहो कि मुझे कल के कल ही 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो वो तुमको यहाँ से ले जा सकते हैं, रोहित कहता है। ये तुम क्या कह रहे हो? दिया कहती है। जो तुम सुन रही हो, रोहित कहता है। रोहित की बातें सुनकर दिया अंदर तक सहम सी गई। उसे लगा ज्यादा शराब पीने के कारण रोहित ऐसा बोल रहा है। दिया ने रोहित को बड़ी कोशिशों के बाद सुला दिया। उसके बाद रात भर दिया को नींद नहीं आई। पलंग पर लेटे हुए वो सिर्फ करवटें बदल रही थी। वो खुली आंखों से सपना देख रही थी जो वो बचपन से देखती आई थी, फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाई। एक बड़ा सा हॉल, एक जज की कुर्सी, 2 कटघरे, इंसाफ की देवी आंख पर काली पट्टी बांधे और खाली पड़ी हुई तमाम कुर्सियां। वहां उसने अपने अक्स की झलक कभी नहीं देखी। धीरे धीरे उस हॉल में ताले लग गए थे जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर जीवन निराधार लग रहा था। रास्ता कहीं नहीं था। कहाँ, किधर, किसको, दिमाग की चौखट लांग नहीं पाया। सब गायब हो रहा था, धुंध की तरह। दिया को यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित इतना लालची हो सकता है। दिया को ये भी नहीं पता था
कि उसकी जिंदगी में क्या मोड़ आने वाला है। जिंदगी में कुछ बातों का पता हमें लगते हुए भी नहीं लगता है। ये वो समय होता है जब हमारी सोच बिल्कुल खाली हो जाती है। ये समय हमें भविष्य में होने वाली बातों से अनजान रखता है। शायद ये यही चाहता हो, या समय बदलने वाला हो, कुछ बुरा या कुछ अच्छा। अब इसे समय पर ही छोड़ देना चाहिए। सुबह उठते ही रोहित ने दिया से कहा, दिया, कल जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा उसे जल्दी तुमको पूरा करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। दिया ने उसे लगभग सुना अनसुना किया। वो टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। दिया के नाश्ता लगाते ही रोहित ने दिया से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? मैं कल रात से तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ। तुम आज ही अपने पिताजी से बात कर लेना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दिया ही क्या है, तुम्हारे पिताजी ने हमको। दिया ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर रोहित से कहा, मेरे पिताजी आज के आज ही 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देंगे तुम्हें? उन्होंने अपना सब कुछ तो हमारी शादी में खर्च कर दिया। अभी वो इतने सारे रुपयों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मेरी 2 बहनें और भी हैं। दिया की बातें सुनकर रोहित का गुस्सा और तेज हो गया। उसने नाश्ते की प्लेट को टेबल से एक तरफ जोर से पटका, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। फिर उसने दिया को एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। दिया घुटनों के बल जमीन पर बेवशता से रोती हुई बैठ गई। फर्श पर वो बेसुध सी पड़ी हुई थी। गालियों तक तो ठीक था, पर अब रोहित का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। रोज वो अपनी हदों को पार कर रहा था। दिया अंदर ही अंदर घुट रही थी। कभी उसने अपने आप को इतना बेबस, लाचार, अकेला महसूस नहीं किया था। उसे रह रहकर अपनी पापा की बात याद आती थी, कभी भी ऐसा कोई कदम मत उठाना कि तुम्हारी बहनों की शादी में अड़चने आए। बस यही दिया को रोके हुए था, जो दिया को कमजोर बना रहा था, उसे अंदर ही अंदर खोखला बना रहा था, चाहते हुए भी उसे कुछ न करने पर मजबूर कर रहा था। कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार समाज ही है, जिसके तानों के डर से हम जीना भी छोड़ देते हैं, फिर घुट घुट कर अपनी सोचने समझने की शक्तियों को भी खो देते हैं। जहाँ सामने सारे रास्ते बंद होते हैं, पर यहाँ वो जंजीर होती है जिनकी चाबी हमारे पास ही होती है, पर हम ही उसे अपने हाथों से कहीं दूर फेंक देते हैं, किसी अंधे कुएं में, जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचता। जब इन परिस्थितियों से निकलने के बारे में सिर्फ सोचने भी लगे तो रास्ता खुद ब खुद रोशनी की तरह चीरता हुआ आ ही जाता है। दिया ने रोते रोते कुछ समय बाद खुद को संभाला, फिर अपने पिताजी को फोन पर सारी बात बताई। दिया के पिताजी ने दिया को कहा वो पैसों का इंतजाम कर लेंगे कहीं से, और उन्होंने ये भी कहा कि वो रोहित को समझाएंगे कि वो दिया पर हाथ ना उठाए। उसके पिताजी ने रोहित के पक्ष में ही कहा, हो सकता है वो किसी उलझन में हो, कुछ परेशानी की वजह से ही उसने ऐसा किया हो। दिया ने अपने पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसके पिताजी को दिया से ज्यादा अपने समाज की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। हमें समाज में ही रहना है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाए जाने और उसकी परेशानी से ज्यादा समाज के लोगों की परवाह कर रहे थे। कहीं लोगों को पता चला तो वो उनकी बेटी पर ही उंगली ना उठाएं। कभी कभी लगता है कुछ चीजों के हालात हमारे हाथ में ही होते हैं, पर समय उन्हें चाहकर भी रास्ता नहीं दिखाता, चाहे वो मनुष्य कितना ही प्रबल क्यों ना हो। महिलाओं की इस दशा का कारण हमारा समाज और हमारी छोटी सोच है। महिलाओं को हीन भावना से देखना, उन्हें सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाना, नीचा दिखाना, उसे अपमानित करना, उनका मानसिक शोषण करना। उन पर हाथ उठाने में पुरुषों को लगता है कि ये सभी करने में उनकी मर्दानगी है। दिया की हालत समाज की दुर्दशा को बताती है। ये वो समाज है जो अंधा, लूला, लंगड़ा और बहरा बन चुका है, जहां उसे सिर्फ अपने अस्तित्व की चिंता है। दूसरे दिन सुबह फोन की घंटी बजती है। दिया फोन उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ से उसके पिताजी की आवाज आती है, दिया, मैंने रोहित के अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। मैंने कल रोहित से बात की थी, उसे समझाया भी है, आगे से वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ दिया हाँ में हाँ मिलाती रही।
अपने दर्द को छिपाते हुए हिम्मत कर वो अपने पिताजी से पूछ ही लेती है कि आपने इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया। पर सामने से कोई आवाज नहीं आती है और फोन कट हो जाता है। दिया के फोन रखते ही वहां रोहित आ गया। रोहित ने पूछा, किसका फोन था? दिया ने कहा, पापा का। रोहित ने कहा, क्या कहा उन्होंने? पापा ने 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए हैं। रोहित को जैसे ही दिया ने बताया कि पैसे उसके अकाउंट में आ गए हैं, उसने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल लिया। उसे गले लगाकर उसका माथा चूमते हुए कहा, दिया तुम बहुत अच्छी हो। दिया रोहित को देखती ही रह गई। उसे रोहित का प्यार एक नाटक, दिखावा ही लगा, जो साफ साफ उसके चेहरे पर दिखा। रोहित की आंखों में लालच था। दिया ने कुछ दिनों बाद हिम्मत जुटाकर रोहित से पूछ लिया, रोहित तुम इतने सारे रुपयों का क्या करोगे? तुम कुछ नया काम शुरू करने वाले हो क्या? पहले तो रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दिया के दोबारा पूछने पर रोहित ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, आज के बाद इस तरह के बेहुदा सवाल मत पूछना। रोहित की बातें सुन दिया फिर सहम सी गई। अब उसे रोहित का असली चेहरा नजर आने लगा था। दिया समझ चुकी थी कि रोहित उसका इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए। दिया अब यही जानना चाहती थी कि रोहित आखिर इतने पैसों का करता क्या है। पैसे मिलने के बाद रोहित कुछ दिनों तक ठीक था, पर उसका ये रूप बनावटी ही था। तकरीबन 15 दिन ही हुए थे कि फिर से रोहित ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। उसकी डिमांड फिर से शुरू हो गई। एक दिन शाम को घर आते ही रोहित ने दिया को कहा, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। तुम अपने पिताजी को कहो कि वो कहीं से इंतजाम करके मुझे भिजवा दें। दिया ने रोहित से कहा, तुम्हें अभी तो 5 लाख रुपए दिए थे पिताजी ने, अब क्यों चाहिए तुम्हें पैसे? आखिर तुमने उन 5 लाख रुपयों का किया क्या? रोहित ने अपना आपा खो दिया, और दिया की बातें सुन रोहित ने आओ देखा ना ताओ और दिया पर चिल्लाकर कहा, तुम होती कौन हो मुझसे कोई सवाल करने वाली? फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। रोहित ने एक बार फिर से दिया पर हाथ उठाया। इस बार मार खाकर दिया की हालत बिगड़ने लगी। वो सोच रही थी कि कोई पैसों की लालच में इतना भी अंधा हो सकता है, कितना भी गिर सकता है। दिया की समस्या ज्यों की त्यों ही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। कब तक मेरे पिताजी इस भूखे भेड़िए को अपनी कमाई देते रहेंगे? दिया ने अब फैसला कर लिया था कि वो पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर रोहित कर क्या रहा है। उसे रंगे हाथों पकड़कर ही रहेगी। रोहित के लगातार दबाव के चलते दिया ने एक बार फिर अपने पापा को रोहित की बात बताई। दिया को पापा ने फिर से समाज के डर और बेटी का रिश्ता ना टूटे, 2 बेटियों की शादी, इस वजह से 1 लाख का इंतजाम कर रोहित को दे दिए। पैसे आने पर दिया ने सोचा, क्यों ना ये बात मैं अपने सास ससुर को बताऊं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे और अपने बेटे को समझाएंगे। उन्हें भी पता होना चाहिए कि रोहित आखिरकार क्या कर रहा है। दिया ने अपने ससुर को फोन कर सारी बात बताई, पर जो दिया ने सोचा उसके ससुर ने उल्टा ही जवाब दिया, मेरे बेटे की गलती नहीं है। अगर शादी के वक्त ही तुम्हारे पिताजी ठीक ठीक दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती। आगे से हमें फोन कर परेशान मत करना, इसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, काटो तो खून नहीं। बड़ी ही निर्लज्जता से दिया के सास ससुर ने दिया को बुरा भला कहा। दिया अब करती भी क्या? उसने LLB की पढ़ाई की थी, उसे कानून की भी समझ थी, पर दिया बिल्कुल चुप थी, क्योंकि अगर वो कोई भी कदम उठाती तो उनकी बहनों का क्या होगा? उनकी शादी अभी होनी बाकी थी। दिया एक ऐसे अंधेरे कुएं में खड़ी थी जहां से रोशनी आने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, जहां हालत बिगड़ते चले जा रहे थे। वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। दिया को सोफे पर बैठे बैठे कुछ किस्सा याद आ रहा था। जब वो तकरीबन 12-13 साल की थी। सुमन आज इतनी देर से क्यों आई? दिया, आज स्कूल का काम बहुत ज्यादा था तो देर हो गई। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मुझे पता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर आ गई। चल अब खेलते हैं, ठीक है? हम लंगड़ी टांग खेलें? हमने बड़े दिनों से खेला भी नहीं है। हाँ चलो यही खेलते हैं।
उस समय सुमन मेरे साथ खेल तो रही थी, पर वो मेरे साथ नहीं थी। वो कुछ और ही सोच रही थी। सुमन मेरे बचपन की सहेली थी। जितना वो मुझे नहीं जानती थी, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे जानती थी। अब सुमन रोज खेलने तो आती, पर मेरे साथ नहीं होती। उसका उदास चेहरा, उस पर उसकी झूठी हंसी सब बयां करती। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, सुमन एक बात बताओ। हाँ बोलो दिया। मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब बताना। कुछ दिनों के बाद सुमन काफी दिनों तक स्कूल नहीं आई थी और ना ही खेलने आई। मुझे लगा वो बाहर गई होगी, पर वो कभी भी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया है सुमन को। तभी कुछ दिनों बाद सुमन खेलने आई। इस बार वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। उसके सिर पर चोट का निशान भी था। उसके मिलते ही मैंने उससे पूछा, सुमन तुम कहाँ थी? इतने दिन मुझे बताकर भी नहीं गई। वो मैं बुआ के घर चली गई थी। ये तुम्हारे सिर पर निशान कैसा है? क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, बस बाथरूम में पैर फिसल गया था तो वहीं पर चोट लग गई है। तुम सच कह रही हो ना? हाँ दिया, मैं सच कह रही हूँ। कभी कभी हमारी उदासियाँ और हमारा दर्द छुप कर भी नहीं छुप पाता, क्योंकि उसकी गवाही हमारी आंखें ही दे देती हैं। बस उसे पहचानने वाला कोई अपना हो। खेलने के बाद मैं घर पहुंची। पहुंचते ही मुझे सिर्फ सुमन का ही चेहरा दिख रहा था, उदास। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ कह रहा हो, पर मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि सुमन मुझसे झूठ बोल रही थी कि उसकी चोट गिरने से लगी है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, पर वो मुझे बताना क्यों नहीं चाहती। वो बताए या ना बताए, मुझे अब पता करना ही होगा कि सुमन को आखिर हुआ क्या है। आज मैं स्कूल के लिए घर से जल्दी निकल गई। मैं सुमन को भी अपने साथ स्कूल लेते जाऊंगी, ताकि मुझे उसके साथ कुछ ज़्यादा समय मिल जाए उससे बातें करने का। फिर वो शायद मुझे बता पाए कि उसे क्या हुआ है। मैं सुमन के घर पहुंच ही रही थी कि कुछ दूर सुमन के घर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। सुनकर पता चला कि सुमन के माता पिता आपस में लड़ रहे थे। कुछ ऊंची आवाज़ें आ रही थी। इस बीच कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। तभी सुमन की आवाज़ आती है, पापा छोड़ दो मम्मी को। तभी समझ आया कि सुमन किस दौर से गुजर रही है। मैं वहां कुछ देर खड़ी रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुमन को आवाज़ दूं या नहीं। तभी सुमन बाहर निकलती है, अपना बैग लिए स्कूल जाने को। तभी उसने मुझे सामने खड़ा पाया। हम स्कूल की तरफ बढ़ गए, बिना किसी से कुछ कहे। वहां हमारी खामोशी ही सारे सवाल कर रही थी। वहां हम सिर्फ अपनी आंखों से बात कर रहे थे। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं बड़ी होकर एक वकील बनूंगी और सुमन की मम्मी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। यहाँ कुछ चीजें शुरू तो हुई थी कुछ करने के लिए, पर किसे पता था कि ये फांस बन चुभेंगी किसी दिन। कभी कभी ना जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है हमारे साथ। यहाँ दो छोर तक एक पुल तो जाता है, पर वो किसी एक किनारे का भी नहीं हो पाता। शुरुआत व अंत सभी उसी से शुरू होता है। तभी जिंदगी उस पुल को थरथराती है, फिर कहती है, अब बचाओ अपने अस्तित्व को। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।